हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक टॉपिक आकलन यानी असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सीडीपी का हमारा 24वां लेक्चर है। इससे पहले हमने सीडीपी की 23 क्लास कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रीड का सिलेबस था वो लगभग हमने कवर कर लिया है, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसको मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करवा दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आकलन यानी असेसमेंट। आकलन क्या होता है, देखते हैं इसको। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। विद्यालय के अंदर अध्यापक बच्चों को अध्यापन कराता है, तो अध्यापन के दौरान जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं निकल कर आएंगी और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। और ये आकलन मूल्यांकन का ही एक भाग है, और इसमें सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य आकलन का है। इन आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद इनका पुनरावलोकन करता है, और पुनरावलोकन करने के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, जिससे बालक के अधिगम में सुधार किया जा सके। यही आकलन कहलाता है। तो देखते हैं हम आकलन असेसमेंट। आकलन से तात्पर्य है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति के सामर्थ्य का परीक्षण करना ही उसे आकलन कहते हैं। सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह मूल्यांकन का ही भाग होता है। जो आकलन होता है वो मूल्यांकन का ही भाग होता है, और इसमें सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। विद्यालय के संदर्भ में किसी के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान को परखने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। जब शिक्षक पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद वो क्लास में ही ये इसका विद्यार्थी का टेस्ट लेता है, वो पूछता है, तो विद्यार्थी को कितना समझ में आया तो पता लग जाता है। आकलन का अर्थ है सूचनाओं को एकत्रित करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन यानी वार्षिक परीक्षा की पूर्व सुधार संभव हो सके। जो आकलन होता है उसमें छात्र को कोई ग्रेडिंग और फीडबैक फीडबैक दिया जाता है इसमें छात्र को, और ग्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं दिया जाता इसमें। और आकलन का अर्थ है सूचनाओं को एकत्रित करना। और जो हमारी परीक्षा होती है लास्ट में, सेमेस्टर वगैरह वार्षिक परीक्षा, तो उनमें सुधार संभव हो जाता है इस आकलन के माध्यम से। अब किसी भी आकलन के 3 पक्ष होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। इस पक्ष में मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु कितना ज्ञान है उसका आकलन किया जाता है। जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें भाई विद्यार्थी को कितना ज्ञान है, जो टॉपिक पढ़ रहा है उसके बारे में, उसका आकलन किया जाता है। भावात्मक पक्ष। इस पक्ष में मनुष्य की भावनाओं पर निर्भर होता है, क्योंकि उसकी भावनाएं उसके लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों हो सकती है। थर्ड है मनोशारीरिक पक्ष। ये पक्ष लक्ष्य प्राप्ति हेतु मन एवं शारीरिक मजबूती को दर्शाता है एवं उनके द्वारा आकलन किया जाता है। तो ये थे आकलन के 3 पक्ष जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हैं आकलन की परिभाषाएं। तो हुबा और फ्रीड के अनुसार है आकलन की परिभाषा। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, और अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है। जो आकलन होता है वो सूचना संग्रहण पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, और जिन्हें हम विभिन्न माध्यम से प्राप्त करके जान सकते हैं,
इसमें हमको पता लग जाता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है, कितना उसके समझ में आया है। सेकंड डेफिनेशन है इरविन के अनुसार अधिगम छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, व्याख्या, विश्लेषण तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र में विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अब आगे है आकलन का महत्व। अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण आदि के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। जो आकलन है उसकी आवश्यकता अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व आदि के बारे में जानने के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो आकलन है ये विद्यार्थी के संदर्भ में आकलन की आवश्यकता। अब इसमें है छात्र क्या जानते हैं, छात्रों की रुचियां कौन कौन सी है, किन विषय में छात्रों की रुचि है, छात्रों की रुचि पढ़ने में ज्यादा है या खेल में ज्यादा है, कौन से खेल में ज्यादा है, ये सब का आकलन के माध्यम से पता लग जाता है। और छात्रों की जो विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं उनके बारे में भी आकलन से पता लग जाता है। छात्रों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन, कक्षा में छात्रों का उचित स्थान, वर्गीकरण, ये था विद्यार्थियों के संदर्भ में आकलन की आवश्यकता। अब आगे है अध्यापक के संदर्भ में आकलन की आवश्यकता। इसमें है छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए। सेकंड है शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, जिस शिक्षण विधि का अध्यापक यूज कर रहा है वो उससे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, और अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपनी शिक्षण विधि है उनको दूसरी यूज में लेगा भाई बच्चों को ज्यादा समझ में आए। तो शिक्षण विधि का चयन करने के लिए भी आकलन की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए, शिक्षण सामग्री के विकास के लिए। अब है पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु आकलन की आवश्यकता। छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है, ज्ञात कर रणनीति निर्माण के लिए। विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यताओं को पहचानने के लिए भी आकलन की आवश्यकता पड़ती है। आगे है परिवार के लिए। अभिभावकों को छात्र की प्रकृति से अवगत कराने के लिए, वह जो बच्चा है वो क्लास में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब अभिभावक को अवगत कराना पड़ता है टीचर को। तो इसके लिए आकलन की आवश्यकता होती है। छात्रों की अधिगम क्षमता के बारे में जानकारी देने के लिए, इसमें छात्रों की जो सीखने की क्षमता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। छात्र की समस्याओं से अभिभावकों को अवगत कराने के लिए और विद्यार्थियों गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। तो ये थी आकलन का महत्व था। सबसे पहले विद्यार्थियों के संदर्भ में, सेकंड था अध्यापक के संदर्भ में, थर्ड था पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संदर्भ में, और फोर्थ है परिवार के लिए। ये सब हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आगे चलते हैं। आगे है आकलन के प्रकार। आकलन 3 प्रकार का होता है: रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन। सबसे पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराना होता है। ये आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है। इसका प्रयोग अधिगम के लिए आकलन के रूप में किया जाता है। जो रचनात्मक आकलन है वो जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो उसी दौरान वो बच्चों को प्रश्न पूछकर या रीडिंग करवाकर उसी टाइम जान लेता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है।
और जो रचनात्मक आकलन है इसका प्रयोग अधिगम के लिए आकलन के रूप में किया जाता है, सीखने के लिए आकलन के रूप में किया जाता है। रचनात्मक आकलन का कार्य छात्रों का पृष्ठ पोषण प्रदान करना है। जो रचनात्मक आकलन है वो टीचर पाठ पढ़ाते टाइम क्लास में बीच बीच में कर लेता है और वो बच्चों को फीडबैक प्रदान करता है। जब बच्चों से कुछ पूछता है वो सही जवाब दे देते हैं तो टीचर उनको फीडबैक देता है, जैसे शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करता है वो फीडबैक देके। इसके द्वारा विद्यार्थियों को ये पता लगता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता होती है। जब विद्यार्थी कोई गलती करते हैं तो टीचर को पता लग जाता है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। रचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझ, सीखने की जरूरतों और पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। जो रचनात्मक आकलन है वो शिक्षक करता है क्लास के बीच में, तो उनको पता लग जाता है कि छात्र को कितना समझ में आया है और कहाँ कठिनाई हो रही है और इसको कितना सीखने की जरूरत है, ये सब होता है इसमें। रचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय ये जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। पाठ पढ़ाने के दौरान ही टीचर को पता लग जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। रचनात्मक आकलन विद्यार्थी को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। रचनात्मक आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है। जो रचनात्मक आकलन है उसमें छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है। इसमें टीचर को पता लग जाता है कि बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आया है और कितना समझ में आया है, और इसमें बच्चे को खुद को भी, विद्यार्थी उसको खुद को पता लग जाता है कि मुझे कितना समझ में नहीं आया और कितना आया है, मुझे कितना और समझना है। ये सब ये गुणात्मक प्रतिक्रिया होती है दोनों के लिए, शिक्षक और छात्र के लिए। रचनात्मक आकलन शिक्षकों को उन अवधारणाओं की पहचान करने में सहायता करता है जिन्हें समझने में छात्रों को कठिनाई हो रही है। अब इसका उद्देश्य है रचनात्मक आकलन का, इसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों की सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। जो रचनात्मक आकलन है उसका उद्देश्य है कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके शिक्षक छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार करके सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। अब रचनात्मक आकलन के उपकरण है, उदाहरण है वर्कशीट, मौखिक प्रश्नोत्तर, वो क्लास में मौखिक प्रश्न पूछ के भी इसका आकलन कर सकता है, अवलोकन डायरी के माध्यम से कर सकता है, चेकलिस्ट, और क्लास में वाद विवाद प्रतियोगिता अरेंज करके भी कर सकता है, समूह एवं व्यक्तिगत कार्य। यह है रचनात्मक आकलन के उदाहरण। अब आगे है योगात्मक आकलन, संकलनात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। योगात्मक आकलन विद्यार्थी की समग्र ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारण के लिए किया जाता है। योगात्मक आकलन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्रदान होते हैं जो उनके प्रदर्शन के स्तर को इंगित करते हैं। जो योगात्मक आकलन है उसमें हम छात्र को ग्रेड और मार्क्स देते हैं जो उसके प्रदर्शन के स्तर को इंगित करते हैं, वह क्या परफॉर्मेंस है बच्चे की क्लास में उसको इंगित करते हैं। योगात्मक आकलन के द्वारा यह जाना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल रहे। अब जो योगात्मक आकलन है उसका उद्देश्य क्या है, यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्र की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। एक निश्चित अवधि, इसमें सेमेस्टर एग्जाम भी हो सकते हैं और जो हमारे टेस्ट होते हैं मंथली उनका भी इनमें ऐड कर सकते हैं। तो ये शिक्षक व छात्र की संपूर्ण गतिविधि के बारे में बताता है। अब जो योगात्मक आकलन है उसके उपकरण हैं वार्षिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, साक्षात्कार और प्रोजेक्ट बनवाना। एक टीचर कोई भी लेसन पढ़ा रहा है उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चों को दे देता है, और जो प्रोजेक्ट बनाते हैं
तो फिर बाद में टीचर देखता है कि बच्चों ने कैसा प्रोजेक्ट बनाया, कितना समझ में आया बच्चों को, प्रोजेक्ट के माध्यम से टीचर को पता लग जाता है। अब आगे है निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढता है। जो निदानात्मक आकलन है, देखो नाम से ही पता चल रहा है भाई, निदान करना कोई भी चीज का। ये तो इसमें क्या है, जो बच्चे क्लास में फेल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण शिक्षक ढूंढता है कि भाई किस कारण से बच्चे फेल हो रहे हैं, इनको कहाँ दिक्कत हो रही है। ये निदानात्मक आकलन के माध्यम से किया जाता है। छात्र में किसी प्रकार की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसमें पाठ को समझने में बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। आगे है, इसके द्वारा छात्र की कठिनाइयों का निदान किया जाता है। निदानात्मक आकलन का उद्देश्य है असफल छात्रों की असफलता का पता लगाना, ताकि हम उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बना सके। तो ये थे हमारे आकलन के प्रकार जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन कहलाता है। जब हम पाठ पढ़ाते रहते हैं और बीच बीच में बच्चे को प्रश्न पूछते रहते हैं तो वो है रचनात्मक आकलन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। सेकंड है, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है। तो साल के अंत में जो आकलन किया जाता है वो योगात्मक आकलन कहलाता है। बी इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, सीखने, फिर ये खालिस्तान है, आकलन को और अनुदेशन के बीच, फिर ये जगह यहाँ पे दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा से। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। 5 है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को चित्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है। तो यह सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक आकलन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने आकलन क्या होता है और आकलन के प्रकार, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।